चलिए आगे की पढ़ाई करते हैं, है ना। ठीक है, आधुनिक सामाजिक संज्ञात्मक ज्ञान, है ना। ठीक है, इसके बारे में जो है दो वैज्ञानिक जो है अमेरिकी वैज्ञानिक, है ना, अल्बर्ट वेंटूरा और वॉल्टर मिशेल द्वारा इसे दिया गया है ना। ठीक, इसमें क्या है, प्रारंभिक शोध जो है अवलोकन अधिगम पर आधारित था कि दूसरे के व्यवहार को हम किस प्रकार अवलोकित करते हैं, अवलोकित करने के पश्चात क्या होता है, वह कैसे अपने आप में क्या करता है, उसको धारण करता है ना। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरे के व्यवहार को संज्ञानात्मक रूप से निरूपित करना, है ना, कि कोई चीज से इंसान कैसे सीखता है और उसे वो कैसे अप्लाई करता है। ठीक है, बच्चे जो है बहुत जल्दी से उस चीज को क्या करते हैं, सीखते हैं और उसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, यह क्या होगा, संज्ञानात्मक ज्ञान होगा। ठीक है, संज्ञान क्या है, ज्ञानेंद्रियों द्वारा पर्यावरण तथा वातावरण के बारे में मिलने वाली सूचनाओं का संसाधन है। ठीक है, ज्ञानेंद्रियां, हमारी ज्ञानेंद्रिया जो है आंख कान नाक जो है, ठीक है, ये क्या है, ज्ञानेंद्रिया है। ठीक है, ये ज्ञानेंद्रियों से क्या करता है, आसपास से मिलने वाली, है ना, कान से क्या है सुन के, आंख से देख के, मुंह से टेस्ट करके, है ना, उन चीजों का क्या करते हैं, हम अवलोकन करते हैं। अवलोकन करने के पश्चात क्या होगा, है ना, अवलोकन करने के पश्चात आसपास के वातावरण से अवलोकित हो गया, है ना, तो उस चीजों को क्या करेगा, वो अडॉप्ट करेगा अपने मन में। ठीक है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, संज्ञान कहा जाता है। और इससे क्या होता है, उनका विकास होता जाता है। संज्ञान में कम से कम जो है 6 क्रम होते हैं, है ना। संज्ञान में कम से कम कितने होते हैं, 6 क्रम होते हैं। प्रथम क्रम जो होता है सूचनाओं का चयन, है ना, कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। ठीक है, उनके सूचनाओं का क्या क्या है, चयन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके पश्चात हम उनका क्या करेंगे, पहले उसको मतलब क्लियर करेंगे, है ना, कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है ना। तो सूचनाओं का क्या करेंगे, यथासंभव परिवर्तन वहीं पे होता है ना, कि क्या हम वो चीज सही है या क्या चीज, मतलब आत्ममंथन करना। ठीक है, फिर सूचनाओं का आपस में सहसंबंध स्थापित करना, है ना, कि किन दो सूचनाओं के बीच में क्या संबंध है, क्या ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, क्या ये एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, ये सब चीजें। ठीक है, गंभीर चिंतन कर उसे विस्तारित करना, है ना। फिर उसके पश्चात हम उसका चिंतन करेंगे कि मैं इसका अप्लाई करूंगा यहाँ पे, है ना, या फिर ये चीज मैं कर सकता हूं, उनको देख के समझ के। ठीक है, उसके बाद स्मृति में संचित करना, है ना। स्मृति में क्या करना, उस चीज को, उस बात को, उस रख के संचित करना। ठीक है, और 6वां स्टेप क्या है, संचित सूचनाओं का पुनः प्राप्त करना। मतलब दिमाग में जो चीजें स्टोर है ना, वो एक बार मान लीजिए कुछ करने के बाद हम भूल जाते हैं, तो फिर से करके देखने पर क्या होगा, वो हमें प्राप्त हो जाए। ठीक है, अब इसके आगे हम देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम अब आगे देखते हैं। तो संज्ञानात्मक सीखने के 3 प्रारूप होते हैं, है ना। पहला प्रारूप है अव्यक्त सीखना, है ना। अव्यक्त का अर्थ होता है छिपा हुआ, है ना। अव्यक्त का अर्थ क्या होता है, छिपा हुआ। ठीक है, मतलब ये है कि यह छिपा हुआ रहता है। ठीक है, यह परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है ना। जैसी परिस्थिति बनती है उसके अनुसार क्या करते हैं, यह उपयोग में लाया जाता है ना। मतलब जैसी परिस्थिति बनती है वैसे ही हम क्या करेंगे, है ना, अपने समझ द्वारा, है ना, जैसी परिस्थिति बनेगी अपने समझ द्वारा अपने आप को क्या करेंगे, अव्यक्त करेंगे। इसलिए क्या बोला है, छिपा हुआ, है ना, यह छिपा हुआ रहता है। ठीक है, यह जो है छिपा हुआ रहता है। ठीक, इसमें पुनर्बलन, है ना, पुनर्बलन दंड या प्रशंसा की अनुपस्थिति पर होता है ना। मतलब कि हम जो पहले जो हमें जो पुरस्कृत किया गया रहता है या फिर हमें जो दंड दिया गया रहता है ना, उसके अनुसार नहीं होता। जैसी ही परिस्थिति निर्मित होती है, जिस हिसाब से परिस्थितियां निर्मित होती है, उस हिसाब से ही हम जो है अपने सूझबूझ से वो काम, सूझबूझ से नहीं, हम जो है छिपी हुई शक्तियों से काम करते हैं। ठीक है, सूझबूझ द्वारा सीखना दूसरा होता है। ठीक है, सूझबूझ द्वारा सीखना जो है वातावरण की उपस्थिति में, है ना, सभी वस्तुओं और घटनाओं का एक प्रत्यक्षात्मक, है ना, पुनर्संगठनात्मक हो जाता है। ठीक है, मतलब ये है कि अचानक होने वाला, है ना, अचानक। दूसरे ये क्या होता है, धीरे धीरे हम कोई कार्य को कर रहे हैं, है ना, कोई कार्य को हम कर रहे हैं, हमें कोई प्रश्न दिया गया है, हम कोई कार्य को कर रहे हैं, हमको इसको हासिल करना है, लेकिन हमें ये जो है प्राप्त नहीं हो पा रहा है, लेकिन अचानक से कुछ दिनों बाद उसमें हमको रिजल्ट दिख जाता है ना। तो ये अचानक होने वाली प्रक्रिया है सूझबूझ द्वारा सीखना। मतलब ये क्या होता है, हम फेल हो रहे हैं, लेकिन अचानक से क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि हम अपने पूर्ववर्ती अनुभव से सीखते हैं। ठीक है,
और देखिए जब हम इस चीज को सीखते हैं, है ना, तो हम क्या करेंगे, उसे अगले में भी अप्लाई करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं कोई एग्जाम दे रहा हूं, ठीक है, तो हमें क्या होती है, कुछ चीजों में गलती होती है ना, उस गलती का हम निराकरण करेंगे, फिर से एग्जाम देंगे, फिर कुछ नई गलती आएगी, फिर उसका निराकरण करेंगे, है ना। तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, वो चीजों को हम खत्म करते जाएंगे। ठीक, फिर आता है प्रेक्षणात्मक सीखना या अनुकरण, है ना। ये क्या है, दूसरों से देख के सीखना ही है, ये भी, है ना। ये जो इसके जो कारक हैं, है ना, ये कब सीखना है, कितना सीखना है ना, कब सीखना है, कितना सीखना है, इस पर निर्भर करता है ना। तो इसके जो 4 कारक हैं, पहला है अवधान, दूसरा है स्मरण, तीसरा है उत्पादन प्रक्रियाएं, चौथा है अभिप्रेरक, है ना। मतलब ये है कि कुछ चीज को हम कर रहे हैं तो हमारे क्या मतलब हमको बाधाएं आ रही है ना, उस बाधा के बारे में, है ना। अब हम उस बाधा को कैसे करें, है ना, कैसे निपटें, तो हम अपनी स्मरण शक्ति का, हम कभी इस कंडीशन में हम पहले कभी फंसे थे तो हम उसको कैसे हम निपटे, हमारे क्या क्या अनुभव रहे हुए, ठीक है। उत्पादन प्रक्रियाएं, है ना, कि हम इसको नए तरीके से कैसे हम इसका निदान कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अभिप्रेरक, है ना, क्या चीज हमको उत्तेजित कर रहा है ना, अभिप्रेरित कर रहा है कि हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये चीजें हैं संज्ञानात्मक सीखने के 3 प्रारूप। चलिए इसके आगे पढ़ेंगे। हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम आगे पढ़ते हैं। जीन पियाजे का विचार, है ना। जीन पियाजे जो है बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया कि संज्ञानात्मक विकास जो है कि अवधारणा जो है आयु न होकर बालक के द्वारा चाही गई एक अनुक्रिया से दूसरी अनुक्रिया तक पहुंचने की एक निश्चित प्रगति है। जैसे कि बच्चे जो है धीरे धीरे बड़े होते हैं, है ना, तो जब वो जन्मजात, है ना, जन्मजात मतलब कहना चाहिए कि जब वो गर्भ से बाहर निकलते हैं तो उनमें स्वाभाविक गुण जो है पकड़ना, है ना, चूसना, अंगूठा चूसना, पकड़ना, देखना, यह स्वाभाविक गुण पहले से ही रहता है ना। धीरे धीरे क्या है, जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं उनके गुणों में परिवर्तित होते जाता है, उनका विकास होते जाता है ना। और वह जब उनमें शारीरिक और मानसिक विकास होता है तो वो चीजों को अच्छे ढंग से करने लगते हैं, ठीक है। जीन पियाजे की विकास की अवस्था, है ना, 4 अवस्था होती है ना। इसको हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुका है ना, 4 अवस्थाओं के बारे में, तो इसमें अभी हम नहीं देखेंगे। फिर आगे देखते हैं, है ना, जो संज्ञानात्मक ज्ञान है ना, उसके अकॉर्डिंग ही क्या आता है, स्कीमा, है ना। स्कीमा का मतलब होता है, हम उसको योजना से समझ सकते हैं। किससे समझ सकते हैं, योजना। स्कीमा का तात्पर्य क्या समझे हम, योजना, है ना। चीजें बहुत आसान हो जाएगी। देखिए क्या है, जब दिमाग में कुछ भी चीज योजना होती है ना, योजना होती है, तभी हम उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, कार्य करते हैं, है ना। तो वो योजना कैसे क्लिक करती है, कोई बाहरी वातावरण से हमें, बाहरी वातावरण मतलब हमें कोई किक देता है, बोलते हैं ना, किक देता है मतलब क्या होता है, हमारे अंदर जो भाव रहता है, शरीर के अंदर में भाव रहता है ना। जैसे कि हम संदीप माहेश्वरी जी का वीडियो देखते हैं तो एक अंदर से ऊर्जा जाग जाती है कि हमें कुछ करना है ना, तो वो भाव उत्पन्न होना, है ना, यही जो है पर्यावरण उद्दीपक है। क्या है जी, पर्यावरण उद्दीपक, है ना, जिसके कारण हम क्या होते हैं, एक्साइट होते हैं और हमें कार्य करने की जुनून पैदा होती है ना। तो ये वही बात कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, स्कीमा बनाते हैं, ठीक है। विशेष ढंग से अनुक्रिया करने की एक सामान्य अंतःशक्ति है, मतलब सॉरी, है ना, इसमें क्या है, अंदर, ये अंदर ही आती है ना, ये अंदर में, इसलिए क्या कहा गया है, यह अंतःशक्ति है, ठीक है। अनुक्रिया करने की अंतःशक्ति है, मतलब किस चीज को देख के हमको वो चीज करने की शक्ति, पावर जो मिलती है वो क्या है, अंतःशक्ति है, ठीक है। भौतिक वातावरण के प्रति यह किस तरह अनुक्रिया करेगा और इसका करना सीखना, है ना। मतलब ये कि भौतिक वातावरण मतलब आसपास की चीजें, है ना, ठीक है, किस तरह अनुक्रिया, मतलब हम उसको देख के, जैसे ये पेन है ना, ये पेन में, सॉरी ये मार्कर है, ये मार्कर में जो है इसमें रिफिल है ना, इसमें इंक डाला हुआ है ना, तो ये किस तरीके से कार्य कर रहा है ना, किस तरीके से ये कार्य कर रहा है कि हम इसमें कुछ चीज लिख रहे हैं तो ये स्याही जो है निकल रहा है, तो ये क्या है, दिमाग में आ रही है ना, ठीक है, वो चीजों को बता रहा है वो, ठीक। देखिए, और भिन्न भिन्न विषय पे जो स्कीमा होती है वो अलग अलग होती है ना।
हर एक भिन्न भिन्न विषय पे अलग अलग स्कीम होगी, ठीक है, क्योंकि हर जगह एक ही चीज तो लागू नहीं हो सकता, है ना, अलग अलग लागू होगा, ठीक है। और जैसे ही हम वयस्क होते जाते हैं, जैसे ही हम बड़े होते जाते हैं, तो जो स्कीमा रहती है वो भी बढ़ती जाती है, ठीक है। और जैसे जैसे परिवर्तन होगा, है ना, परिवर्तन ही क्या है, संज्ञानात्मक विकास का आधार होता है। परिवर्तन ही क्या होता है जी, संज्ञानात्मक ज्ञान का आधार होता है ना। स्कीमा में परिवर्तन जो है दो प्रक्रियाओं द्वारा होता है ना। स्कीमा में परिवर्तन जो है दो प्रक्रियाओं द्वारा होता है, ठीक है। इसको हम आगे पढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। हम दो प्रारूपों के बारे में बात कर रहे थे, एक है सम्मेलन आत्मीकरण, दूसरा जो है समायोजन अनुकूलन, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं हम सम्मेलन, है ना, सम्मेलन आत्मीकरण के बारे में, है ना। ये क्या होता है, अपने संज्ञानात्मक संरचना के अनुकूल वातावरण के उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया करता है। मतलब यह कि हमारे आसपास जो चीजें घटनाएं घटित हुई रहती है ना, हमारे आसपास जो चीजें घटित हुई रहती है उसके प्रति हम उसको कैसे अनुभव में लेते हैं, है ना, उनसे हम कैसे सीखते हैं, ये सब के बारे में होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यह पूर्व अनुभव पर आधारित होता है। जैसे कि, है ना, हम किसी को पैसा उधार देते हैं, है ना, तो क्या करना पड़ता है, बार बार उससे मांगना पड़ता है। वह बोलता है कि हमें 1 महीने में मैं लौटा दूंगा, परंतु वह 7-8 महीने में लौटाता है ना। तो उससे हम सीख लेते हैं, जब भी कोई दूसरा इंसान जो है फिर से हमें बोलता है कि हमें 1000 रुपए दे दो भाई, हम जो है कुछ दिनों में आपको वापस कर देंगे, तो क्या है, वो हमारे पूर्व ज्ञान में कि नहीं भाई हमको तुरंत ही चाहिए, है ना। या फिर हम उसको मना कर देंगे कि नहीं भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको नहीं दूंगा। तो ये क्या है, आत्मीकरण है, ठीक है। व्यक्ति के संज्ञानात्मक संरचना द्वारा, है ना, उद्दीपक के अर्थ को समझना ही सम्मिलन है ना। मतलब ये कि एट द पॉइंट हम पूर्व अनुभव से, है ना, पूर्व अनुभव से कैसे तुरंत जो दिमाग पे क्लिक करे, जो तुरंत हमें क्या करे, किक दे कि भाई देख ये हमारे साथ हुआ था, है ना। अगर हम इसको नहीं करेंगे तो फिर वही घटना घटित हो जाएगा हमारे साथ, है ना। तो ये क्या है, वही उद्दीपक है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर समायोजन। समायोजन मतलब होता है अनुकूलन, ठीक है। मतलब ये कि वर्तमान परिस्थिति, है ना, कि वर्तमान परिस्थिति को चेंज करके हम क्या करें, अभी जो वर्तमान परिस्थिति को चेंज करके जो नई चीजें घटित हो रही है ना, उस पर हम अपने आप को किस प्रकार ढाल रहे हैं, है ना, उसमें हम अपने आप को किस प्रकार ढाल रहे हैं, नई चीजों को सीख रहे हैं, है ना, वह क्या कहलाती है, समायोजन कहलाती है, ठीक है। बोलते हैं ना कि अगर आप समय के साथ नहीं बदलोगे तो आप पीछे रह जाओगे, ये वही बात है, समायोजन अनुकूलन, है ना। ठीक, अपने आप को समय के अनुसार क्या करना है, ढालना है और उससे सीखना है, ठीक है। देखिए, समायोजन के अभाव में पूर्ण ज्ञान से वंचित हो जाते हैं, है ना। जैसे कि देखिए हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, है ना, अब क्या है, उनको मोबाइल चलाना नहीं आता, है ना, तो क्या समय के हिसाब से वो बदले नहीं, है ना। जब टेक्नोलॉजी आई तो वो धीरे धीरे कुछ कुछ तो सीखे, पर एकदम कम मात्रा में सीख पाए, है ना। तो कई लोगों को मोबाइल चलाना नहीं आता, है ना। तो ये सब चीजें क्या है, समायोजन, ठीक है। मनुष्य जैसे जैसे अपने वातावरण के साथ समायोजन करता है, उसका संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है ना। मतलब अपने वास्तविक परिस्थितियों, अपने समय के अनुसार जो चल रही है, उन चीजों का जब तक वो अनुकरण नहीं करेंगे, अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, तब तक वो क्या होगा, उनका समायोजन नहीं होगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, है ना। व्यवस्थापन। व्यवस्थापन जो है मानसिक क्रियाओं का संगठन जो एक दूसरे से सहसंबंधित होता है ना, ठीक है। कि हम कैसे अपने पूर्व अनुभव से सीखते हैं, कभी अभी तुरंत के अनुभव से सीखें, कि हम कैसे दो समस्याओं के बीच में कैसे हम निर्णय करें कि वह वाली है या ये वाली है, वो क्या आएगी, व्यवस्थापन आएगी, ठीक है। उसके पश्चात संतुलनीकरण, है ना। संतुलनीकरण क्या है, सम्मिलन और समायोजन के बीच, है ना, संतुलन स्थापित करने की एक प्रक्रिया है ना, ठीक है। कि हमें यह ज्ञात करना कि ये सम्मिलन का था या संतुलन का था, है ना। जो हमें उद्दीपक जो मिलेगा, है ना, कि ये हमारे पूर्व अनुभव का है, ठीक है, या हमारे अनुकूलन का है, ठीक। इसके बीच हम संतुलन स्थापित कर पाएंगे, तभी ये आगे बढ़ेगी, ठीक है। एक्चुअली में होता क्या है
कि एक ऐसी, मान लीजिए कोई एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है ना, एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई जो न सम्मिलन से रिलेटेड है, ना ही समायोजन से, है ना। तो क्या करेंगे, हमारे इन दोनों अनुभवों के आधार पर, है ना, हमारे इन दोनों अनुभवों के आधार पर, इन दोनों प्रक्रियाओं के आधार पर हम अपना आत्मचिंतन करेंगे और क्या करेंगे, सही निर्णय करेंगे। ठीक है, यही आपकी क्या है, संतुलनीकरण है। ठीक, देखिए कुछ चीजें है ना, यह आत्मनियंत्रण प्रक्रिया है ना। क्वेश्चन भी आता है संतुलीकरण क्या कैसी प्रक्रिया है ना, तो आत्मनियंत्रण प्रक्रिया, जैसे जैसे मैं बोर्ड में आपको लिख के बता रहा हूं, ये सब एग्जाम में आया हुआ चीज है ना। तो आप इसको नोट डाउन करिए, हमेशा नोट डाउन कीजिए, नोट्स बनाइए, बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं बोलते जाता हूं, उन सब चीजों की भी आप नोट्स बनाइए, है ना। ठीक, यह मानव विकास परंपरागत सिद्धांत है ना। ठीक है, संतुलनीकरण क्या है, यह मानव विकास की परंपरागत सिद्धांत है जो जैविक परिपक्वता, भौतिक पर्यावरण अनुभव, सामाजिक पर्यावरणीय अनुभव के समन्वय स्थापित करता है। ठीक है, इन सब के बीच में क्या करता है, समन्वय स्थापित करता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे पढ़ते हैं। वयस्क व्यक्ति के सोच के लक्षण, है ना, वयस्क व्यक्ति के सोच के लक्षण, है ना। इसको बारे में हमें किसने बताया, जीन पियाजे जी, है ना। ठीक है, बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक। ठीक है, इन्होंने कहा कि संज्ञानात्मक संरचना की सक्रियता ही मानसिक संक्रिया है ना। ठीक है, इन्होंने 4 अवस्था का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, लेकिन उसको जानने के पूर्व, है ना, इन्होंने कुछ पूर्व कल्पनाएं की जिसे हमें जानना बहुत आवश्यक है। इन्हीं पूर्व कल्पनाओं के आधार पर ही, है ना, इन 4 अवस्थाओं का सिद्धांत प्रतिपादन किया। तो इनकी पूर्व कल्पनाओं को जानते हैं। ठीक है, यह एग्जाम में आता भी है। ठीक, पियाजे की पूर्व संकल्पनाएं। ठीक है, इन्होंने कहा कि मानव शिशु जन्म से ही वातावरण की अनिश्चितता को दूर करने के लिए अनुकूलन करता है ना। ठीक है, जब बच्चा जो है गर्भ से निकलता है, पैदा होता है ना, तो उसका टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वातावरणीय जो टेम्परेचर होते हैं, है ना, उसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा धीरे धीरे बोलते हैं कि बच्चे का शरीर जो है बहुत ज्यादा गर्म है ना, लेकिन थोड़े दिनों पश्चात क्या होता है, बच्चा का शरीर जो है अचानक से, मतलब 3-4 दिनों बाद, है ना, धीरे धीरे जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे आता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि बच्चे का जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है, लेकिन वातावरण टेम्परेचर जो है ज्यादा हो जाता है। इस वजह से देखिएगा उनके शरीर को मजबूत करने के लिए, है ना, सेकाई करने की बात कही जाती है। ठीक है, उसके पश्चात, है ना, मतलब ये है पहला पॉइंट जो है वातावरण की अनिश्चितता को दूर करता है, वो ऑटोमेटिक अपने आप में दूर करता है। ठीक है, जब कोई घटना घटित हो जाती है, मतलब इसका मतलब सेकंड पॉइंट ये है, कहता है कि जैसे अभी जैसे परिस्थिति निर्मित हो रही है, वह परिस्थिति जो है पहले निर्मित हुई है कि नहीं हुई है ना। ठीक है, पहले मान लीजिए वह घटना पहले निर्मित नहीं हुई थी, है ना, लेकिन अभी तुरंत में वो घटना घटित हो जाती है, तो अपने, है ना, तो क्या सम्मेलन और समायोजन द्वारा क्या उसका संतुलन निकाला जाता है। ठीक है, फिर बोलता है संतुलनीकरण की प्रक्रिया में, है ना, शारीरिक परिपक्वता अर्थात स्नायु मंडल, संवेदी अंगों और पेशी अंगों के विकास पर निर्भर करता है ना, कि, है ना, जितने भी हमारे अंग है शरीर के, है ना, यह क्या होता है, संतुलनीकरण की प्रक्रिया में विशेष भूमिका निभाते हैं। ठीक है, देखिए संतुलनीकरण के माध्यम से, है ना, चारों अवस्थाओं का, है ना, आगे हम चारों अवस्था पढ़ेंगे, है ना, का उनका विकास जो है संरेखित होता है। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं, है ना, चारों अवस्थाओं का प्रतिपादन किस प्रकार उन्होंने क्या क्या बताया, है ना, चारों अवस्थाओं के बारे में जीन पियाजे जी ने। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, है ना। ठीक है, पियाजे के सिद्धांत की 4 अवस्थाओं के बारे में देखते हैं। पहला है संवेदी पेशी अवस्था, दूसरा पाक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा ठोस संक्रियात्मक अवस्था, चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, है ना। ठीक है, तो संवेदी पेशी अवस्था,
यह जो होती है जन्म से 2 वर्ष तक की आयु के बीच की होती है ना। इसमें क्या होता है, भाषा का अभाव होता है ना। इसमें बच्चे केवल क्या करते हैं, देख सुन पाते हैं, है ना, ज्ञानेंद्रियां ही काम करती है ना। वातावरण उद्दीपक के बारे में संवेदी और पेशी अंगों द्वारा जानकारी मिलती है ना। मतलब आसपास की चीजों के बारे में देखकर, छूकर, है ना, सुनकर, ये सब बारे में क्या मिलती है, उनको जानकारी मिलती है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है ना। वस्तु अवधारणा का निर्धारण, है ना। वस्तु अवधारणा का निर्धारण मतलब वस्तु का कैसे निर्धारण करेंगे, है ना, कि जैसे मान लीजिए पुरुष ही आ रहे हैं, है ना, बच्चे को देख रहे हैं पुरुष, तो उसको लगता है कि यह मेरा पिता है ना। यह भी मतलब धीरे धीरे वो चेहरे को पहचानना स्टार्ट करते हैं, है ना। ठीक है, समन्वित अंतराल, उद्देश्यपूर्ण दायित्व भाव, है ना, समय की उद्देश्यपूर्णता, यह जो विशेषता मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो जितने भी मैंने टर्मिनोलॉजी लिखे हुए हैं, है ना, ये एग्जाम में आते हैं, एग्जाम के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आता है प्राक संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था जो है 2 से 7 वर्ष तक होती है। इस समय जो है भाषा का विकास हो जाता है, बच्चे जो है बोलना सीख जाते हैं, है ना। ठीक है, और आसपास की चीजों से मिलकर, है ना, बात करना, खेलना कूदना, यह सब क्रियाएं जो है प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, समानता के आधार पर सब प्रत्यय को सीखते हैं। ठीक है, मतलब ये कि कोई भी चीज जो समान चीजें हैं, है ना, उसमें क्या सीखेंगे कि यह चीज मेरा है, यह चीज मेरा नहीं है। या फिर 2 व्यक्ति, है ना, मान लीजिए 2 औरत आ गए, है ना, 2 पुरुष आ गए, तो एक जैसे दिखने वाले, है ना। ठीक है, तो उनमें अलग अलग चीजों को देखना, है ना, कि वो अलग अलग है। ठीक है, परंतु इसमें त्रुटियां बहुत होती है ना, इसमें त्रुटियां बहुत होती है। जैसे कि मान लीजिए हम कहीं घूमने गए हैं, कोई जगह रोड को देख लिए, है ना, जो बच्चे होते हैं रोड को, तो उनको लगता है कि ये चीज को, है ना, यह जगह मैं आ गया हूँ, है ना, इधर से हम लोग गए थे, है ना, और उनको यही लगता है कि ये जगह जो है हमारी जगह है। ऐसा उनको क्या होता है, संप्रत्यय होता है, लेकिन वास्तविक रूप में वो कोई दूसरी जगह होती है। ठीक है, संरक्षण का गुण विकसित नहीं हुआ रहता है। अर्थात मान लीजिए एक गिलास में मैं पानी भरा हूं, है ना, एक गिलास में मैं पानी भरा हूं, इतना पानी भरा हुआ है ना, उसको मैं क्या करूंगा, एक बड़े से केटली में डाल दूंगा। ठीक है, इस पानी को हम क्या करेंगे, बड़े से केटली में डाल देंगे, तो उनको ये लगेगा, है ना, कि ये केटली का पानी जो है ज्यादा है। ठीक है, जबकि दोनों में क्या होगा, समान होगा। मतलब संरक्षण का गुण विकसित नहीं हुआ रहता है। ठीक है, फिर ठोस संक्रियात्मक अवस्था, है ना, यह 7 से 12 वर्ष की आयु के बीच में होता है ना। इसमें क्या होती है, तार्किक कठिनाई थोड़ी दूर हो जाती है। ठीक है, चिंतन में आत्मकेंद्रिता का भाव अभी फिलहाल कम होता है ना। कुछ भी चीज सोचते हैं तो उसमें क्या है, आत्मकेंद्रिता का भाव कम होता है। हम सोचना तो स्टार्ट करते हैं, परंतु ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं सोच पाते। ठीक है, यह जो है केवल ठोस वस्तुओं में ही कर पाता है, तार्किक संक्रिया का उपयोग केवल ठोस वस्तु में। जैसे कि, है ना, मान लीजिए कोई चीज हम बोल देंगे, जैसे लोहा हार्ड है ना, प्लास्टिक हार्ड है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि कौन कितना ज्यादा हार्ड है ना। ठीक है, अमूर्त व काल्पनिक संक्रियाओं पर नहीं कर पाते। ठीक है, मतलब कल्पनाओं के बारे में, अमूर्त जो क्रियाएं होती है ना, मतलब जो काल्पनिक चीजें होती हैं उनके बारे में वो तर्क नहीं कर पाते हैं। ठीक है, फिर आता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, यह जो होती है 11 से 12 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर, है ना, किशोरावस्था तक, किशोरा नहीं, वयस्कावस्था तक होती है। ठीक है, संरक्षण के नियमों का उपयोग कर पाते हैं ये। ठीक है, इसके अमूर्त और काल्पनिक समस्याओं पर भी करते हैं। ठीक, चिंतन का तार्किक होना, जटिल से जटिल समस्याओं का दूर करना। ठीक है, जो चिंतन रहते हैं उसका तार्किक वो समाधान निकालते हैं, और जो जटिल से जटिल प्रॉब्लम्स होती हैं उसको क्या करेंगे, उन लोग दूर करेंगे। ठीक है, ये इसका जो इफेक्ट होता है ना, किशोरों के शिक्षा के स्तर से सीधे प्रभावित होता है। मतलब जिनका जो है शारीरिक और मानसिक विकास अच्छे से हुआ रहेगा, है ना। ठीक है, वो उसको क्या लगा सकते हैं, अच्छे से तर्क लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छे से अगर वो तर्क लगाएंगे तो उनका जो विकास है वो अच्छे से होगा, समस्याओं का समाधान अच्छे से कर पाएंगे, है ना, और बुद्धि जो है तीव्र होगी। इसके विपरीत जो है ना, जो अच्छे से नहीं कर पाएंगे, है ना, उनका बुद्धि क्या होगा, स्लो होगा। ठीक, चलिए फिर इसके आगे देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, है ना, स्कैफोल्डिंग, है ना। स्कैफोल्डिंग क्या होता है, यह भवन निर्माण के लिए बनाई गई
क्या है, मचान है। इसका मतलब क्या होता है, भवन निर्माण के लिए बनाई गई मचान, है ना। देखिए क्या है, एक विशेष प्रक्रिया है ना, ठीक है। बड़े बच्चों के सवाल को हल करने तथा अपनी समझ बनाने में सहायता प्रदान करने के लिए, है ना, सहारा बनाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, स्कैफोल्डिंग कहा जाता है, ठीक है। ठीक, तो यह प्रक्रिया कई चरणों में होती है ना, यह प्रक्रिया कई चरणों में होती है। मतलब बड़े बच्चों के सवाल को हल करने के लिए छोटे बच्चों को जब दिया जाता है ना, ठीक है, तो वो कैसे वो हल करेंगे, ठीक है, अपनी समझ कैसे वो बढ़ाएंगे ताकि उस क्वेश्चन को क्या कर सके, सॉल्व कर सके, है ना। तो यह जो प्रक्रिया कहलाती है क्या कहलाती है, स्कैफोल्डिंग कहलाती है। ठीक, पहला जो होता है, कार्य करने में किसी और ज्यादा समझदार या फिर जानकार व्यक्ति से मदद मिलना, है ना, ठीक है। ये जो पहली इसकी चरण है, पहले चरण, है ना। मतलब क्या होता है कि कोई सवाल दिया गया, है ना, कोई सवाल दिया गया, उसको क्या करेंगे, है ना, बच्चे जो है पहले खुद से करने की कोशिश करेंगे, है ना, पहले खुद से कोशिश करेंगे, फिर धीरे धीरे उस चीजों को, है ना, जो बड़े रहते हैं, वो जो बड़े जानकार रहते हैं, वह उनको क्या करेंगे जी, गाइड करेंगे, है ना। अब गाइड करेंगे तो क्या होगा, लेकिन गाइड भी सिर्फ विश्लेषण के तौर पे गाइड करेंगे, है ना, और उनके सवाल जो है वह खुद अपनी क्षमता पर उसका उत्तर लाएंगे, ठीक है। यह क्या होता है, पहला चरण होता है। दूसरा चरण में क्या होता है, खुद की मदद से, है ना, मतलब जो जानकार व्यक्ति रहता है ना, जो जानकार व्यक्ति रहता है ना, वह सेम टाइप का क्वेश्चन देगा आपको, है ना, मतलब समानता के आधार पे बस इंगित करेगा कि यह सेम चीज है ना, आप इसे जो है फिर से सॉल्व कीजिए, आप इसे जो है सॉल्व कीजिए, चीजें वही है ना। तो ये क्या है, कार्य करने में खुद की मदद, ये खुद की मदद करे, ठीक है। फिर कार्य सहज हो जाता है। फिर तीसरा जो चरण है, कार्य सहज, है ना, मतलब ये कि ना जो जानकार हैं, बड़े जानकार हैं, उसकी मदद से, है ना, न ही बार बार सोचना कि हाँ मैं ये किया था, मैं वो किया था, है ना, ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट क्या है, हम उसको सॉल्व करना चालू कर देते हैं, ठीक है। इससे क्या होती है, हमारा दिमाग जो है खुलने लगता है ना, खुलने लगता है, और नई चीजों के बारे में हम सोच पाते हैं, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, इस प्रकार, है ना, बड़े बच्चों को सवाल को हल करने के लिए अपनी समझ बनाने में जो सहायता देते हैं उसको क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे देखते हैं, है ना, लॉरेन कोहेनबर्ग का नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत, है ना, ठीक है। इन्होंने क्या बताया, है ना, इन्होंने एक सिद्धांत दिया, बताया कि इसमें 3 अवस्थाएं होती है। पूर्व नैतिक स्तर, है ना, जिसकी आयु जो है 4 से 10 वर्ष के बीच तक को बोला जाता है। परंपरागत नैतिक स्तर 10 से 13 वर्ष की आयु तक को बोला जाता है। और आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर 13 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक, ठीक है। पूर्व नैतिक स्तर, है ना, मतलब ये है कि नैतिकता आने के पूर्व, है ना, मतलब संज्ञान आने के पूर्व जो स्तर होती है उसको क्या कहा जाता है, पूर्व नैतिक स्तर, है ना। उसमें सही गलत की समझ पैदा नहीं हो पाती, है ना, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, पूर्व नैतिक स्तर कहते हैं, है ना, ठीक है। मतलब ये क्या अच्छा है क्या बुरा है, इस सब बारे में उसको जानकारी नहीं होती है 10 वर्ष की आयु तक, ठीक है। फिर परंपरागत नैतिक स्तर, है ना, 10 से 13 वर्ष, इस समय जो है दिमाग जो है काफी हद तक परिपक्व हो जा रहता है ना, लेकिन पूरी तरीके से परिपक्व नहीं हुआ रहता, ठीक है। इस स्तर पर पूरी तरीके से दिमाग जो है परिपक्व नहीं हुआ रहता, ठीक है। आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर 13 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक, है ना, मतलब यह कि इंसान जो है किशोरावस्था जैसे ही शुरू होता है ना, उसके बुढ़ापे के आने तक, है ना, वह सीखता रहता है ना, उसमें नैतिक मूल्य आते जाते हैं कि हमें कैसे व्यवहार करना है, कैसे हमें समाज के साथ रहना है, कैसे हमें चलना है ना, कैसे हमें आत्म संशय करना है, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में, ठीक। उसके पश्चात क्या है ना, बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक थे, है ना, उन्होंने लॉरेन कोहेनबर्ग का नैतिक विकास के सिद्धांत को आगे बढ़ाया, है ना, और उन्होंने उसे 5 भागों में विभाजित किया, है ना। तो सर्वप्रथम जो है पूर्व नैतिक अवस्था, है ना, पूर्व नैतिक अवस्था को इन्होंने 0 से 2 वर्ष के बीच के वर्षों को इन्होंने माना, ठीक है। इसमें जो है
सिर्फ देखते थे बच्चे, है ना, इन्हें अच्छे बुरे का कोई ज्ञान नहीं है, ये तो और कुछ नहीं समझते। 0 से 2 वर्ष तक इन्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आता, सिर्फ अपने जान पहचान को ही पहचान पाते हैं, है ना, मतलब माता पिता भाई बहन बस इतने को ही पहचान पाते हैं, अन्य बाहरी चीजों के बारे में इन्हें कोई जानकारी नहीं होती। ठीक है, फिर स्व केंद्रित अवस्था, है ना, 3 वर्ष से 6 वर्ष तक। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, खुद से कुछ न कुछ जानने की कोशिश करेंगे। चूंकि यह जो समय होता है वह आस पड़ोस के खेलने का समय रहता है ना, आस पड़ोस के अपने साथियों से खेलने का समय होता है, विद्यालय जाने की अवस्था होती है ना, तो यह क्या है, कुछ न कुछ सीखते जाते हैं। ठीक है, इसलिए स्व केंद्रित, खुद में केंद्रित होकर ये सीखते हैं। ठीक है, परंपराओं को धारण करने की अवस्था, है ना, मतलब यह कि उनके घर में किन किन परंपराओं का समावेशन है, वो किस धर्म के वर्ग के व्यक्ति हैं, किस समुदाय के व्यक्ति हैं, उसके अनुसार अपने समाजीकरण जैसे उनका हुआ है वैसी वो परंपराओं को सीखते हैं, जानते हैं, है ना, और उनका अनुसरण करते हैं। ठीक है, यह जो अवस्था होती है 7 वर्ष से किशोरावस्था तक प्रारंभ होती है। ठीक है, मतलब यह है कि यह 7 वर्ष की आयु से ये धीरे से समझने लग जाते हैं कि हमारे घर की यह परंपरा है, हमारे घर की यह रीति रिवाज है, हम इस देवी देवताओं को मानते हैं, हमारे घर में इस प्रकार का चलन है ना। ठीक है, फिर आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, यह किशोरावस्था में आती है। चूंकि यह अवस्था जो है कल्पना काल की अवस्था होती है ना, तो इंसान क्या रहता है, जो किशोरावस्था में कुछ चीजों को जानकर, है ना, अपनी कल्पनाओं के एक जाल बुनते हैं, है ना, और उसमें एक आत्मसंसन करते हैं कि हम यह चीजों को कर पाएंगे, हमें यह चीज करना चाहिए, है ना, जो कि आधारहीन होती है ना, और इसका कोई निर्णय नहीं ले पाते। ठीक है, पूर्ण तरीके से निर्णय नहीं ले पाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आता है आधारयुक्त आत्मचेतन अवस्था, है ना। किशोरावस्था को जैसे ही थोड़े बहुत आखिरी समय में, किशोरावस्था के आखिरी समय में जब इनका मानसिक विकास पूरी तरीके से हो जाता है और शारीरिक विकास जो है चरम पर होता है, तब ये परिपक्वता के गुण ग्रहण कर लेते हैं। तब ये क्या होता है, अपनी कल्पनाओं की दुनिया से बाहर आते हैं और अपने कल्पनाओं को, है ना, मूर्त रूप देने का प्रदान करते हैं, मूर्त रूप देने की कोशिश करते हैं। ठीक,